नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारी बायोलॉजी की क्लास है और बायोलॉजी का जो टॉपिक है आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। आज का टॉपिक हमारा है ब्लड। और ब्लड को हम देखो, इसके कई नाम होते हैं ब्लड के। एक तो इसे हम अपनी भाषा में खून कहते हैं, है ना, रक्त बोलते हैं इसको हम, और इसे हम क्या कहते हैं, रुधिर। और बताओ एक आध नाम, हाँ लहू बोलते ना भाई, लहू ही पी दिए थे ना, है ना। तो लहू, खून, रक्त, रुधिर, लहू, इतने सारे नाम है इसके। ऑप्शन में आपको कोई सा भी नाम मिल सकता है इसमें से, ठीक है। इनमें से कोई सा भी नाम आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहचान लेंगे। और सबसे पहले आपको मैं ये चीज बता दूं कि जो हमारा ब्लड होता है वो किस कलर का होता है, बताओ। लाल रंग का होता है ब्लड, ठीक है। कुछ में ब्लड नीले कलर का भी पाया जाता है, जैसे ऑक्टोपस आपने सुना होगा, उसका जो ब्लड होता है वो नीले कलर का होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है वो अलग तरह की पाई जाती है। हमारे में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, उसमें हीमोलिन पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही कॉकरोच की जो बॉडी है उसका जो ब्लड होता है वो होता है व्हाइट कलर का। मार के देख लेना अगर चेक करना है तो, है ना। तो उसका ब्लड रेड नहीं निकलता, कैसा निकलता है, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर उसकी बॉडी में भी अलग तरह का प्रोटीन होता है ना, वो होता है हिपोलिन। तो अलग अलग तरीके के प्रोटीन है, बस ये दो ऐसे हैं जिनमें जो है ब्लड लाल नहीं होता, एक तो कॉकरोच और दूसरा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का अगर आपको इमेज देखना है तो आप गूगल से चेक कर लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई ऑक्टोपस क्या होता है। तो कॉकरोच आप सभी ने देखा, ठीक है, जिसे लड़के देखते किसी, ठीक है। तो ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल कलर का। और एक बात ध्यान रखना, लाल कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इस देखो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचबी, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण इसे शॉर्ट में एचबी कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, ये बनता है आयरन से। आयरन तुम्हारी भाषा में लोहा, ठीक है। आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा। अब तुम कह रहे हो जी लोहा, हम कोई लोहा खाएंगे, भैया लोहा जो होता है वो फलों में भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है नाशपाती में, नाशपाती के बाद में सेब में। ना तो काट के देख लेना, काट के थोड़ी देर रख देना, जंग सा लग जाएगा उसमें, है ना, वो लोहा ही है, आयरन ही है वो। तो नाशपाती, सेब, पालक और बहुत सारी चीजों में ये पाया जाता है, सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा आयरन सबसे ज्यादा किस में, तो नाशपाती, सेब में, ठीक है। नाशपाती या सेब या पालक, इनमें होता है आयरन। और इसी के उससे ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो कैसा दिखाई देता है, लाल होता है। ध्यान रख लेना, कॉकरोच की बॉडी में व्हाइट कलर का ब्लड होता है। हाँ भाई, पुष्पेंद्र, किसके कारण होता है बताओ जल्दी, कौन सी प्रोटीन होती है, नहीं बता रहे, हीमोलिन। ऑक्टोपस की बॉडी का नीला कलर हीमोलिन के कारण होता है। सही है, अच्छा, कॉकरोच का है हीमोलिन और ये है हीमोलिन, थोड़ा सा अंतर है इनमें, इनमें है। और ध्यान रखना, जो रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच बताओ जरा, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो रक्त का पीएच 7.4 बहुत बार पूछा गया है। अब तुम ये बताओ मुझे, रक्त क्षारीय है या अम्लीय है, ये है क्षारीय। ध्यान रख लेना, एक मोटी सी चीज बता रहा हूं आपको मैं, अगर 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो होगा अम्लीय, ठीक है। अगर वो 7 से ज्यादा होगा तो कैसा होगा फिर, क्षारीय, ठीक है। ये
अब आपको कोई वैल्यू देके पूछ सकता है कि ये क्षारीय है अम्लीय है, तो बता दोगे भाई 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगी तो क्षारीय। नोट कर लो इसे। कर लिए नोट, बताओ। अब देखो भाई, जो हमारा ब्लड है वो ब्लड कई प्रकार का होता है। ब्लड होता है कितने प्रकार का? वैसे तो हम इसे 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? ये 2 भाग हैं, एक तो हम बांट रहे हैं जो ठोस वाला भाग है, मतलब सॉलिड, है ना, और एक है लिक्विड। लिक्विड मतलब एक तो ठोस भाग और दूसरा तरल भाग, है ना, तरल भाग। अब अगर आपसे पूछे ब्लड कितने प्रकार का होता है, ब्लड को हमने बांटा 2 भागों में है, लेकिन इसके प्रकार है 4। कितने प्रकार है भाई? 4 प्रकार है। अब जो ठोस वाला भाग है इसमें पाई जाती है सेल्स। सेल्स कौन कौन सी? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब ध्यान रखो, आरबीसी इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। इसे हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं कह दो या कोशिकाएं कह दो, बात एक ही है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। और इसको कहते हैं श्वेत या सफेद रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। प्लेटलेट्स आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में नाम आपको पता है, लेकिन फिर भी हिंदी में बता रहा हूं, इसका नाम है बिंबाणु। क्या बोलते हैं इसको? बिंबाणु, ये है इसका नाम। जो तरल भाग है ये बस एक ही प्रकार का है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और इसका हिंदी में भी नाम क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। इसे भी हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट भाई? अब सुनो ध्यान से, ये 4 भाग है। ये कितने प्रकार है ब्लड के? 4 प्रकार। अगर इन 4 प्रकार में से किसी एक में भी दिक्कत आ गई ना, तो आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। अब ये देखो, ये चौथा भाग आजकल बहुत चल रहा है, प्लेटलेट्स कम होगी, ठीक है। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम होगी, तो हमारा ब्लड जो है वो ब्लड में एक भाग इसका कम हो गया। कौन सा भाग कम हुआ है? प्लेटलेट्स वाला। अगर ये कम हो गया तो इससे जो है व्यक्ति की जान तक चली जाती है, ठीक है। तो ये चारों के चारों भाग ब्लड को बनाते हैं। अगर हम ये कहें ब्लड इज इक्वल टू क्या होता है, तो आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा, ठीक है। इन चारों से मिलके बन रहा है हमारा ब्लड। अगर इनमें से किसी की भी संख्या कम होगी तो ये समझ लो कि व्यक्ति की जान को पूरा पूरा खतरा है, ठीक है। तो ये चारों ही हमारे ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी कमी से बहुत बुरी हालत हो सकती है रोगी की। अब हम इसे समझेंगे। जो सबसे ज्यादा परसेंट में होता है ब्लड में, वो होता है प्लाज्मा। ये है 55%, लगभग 55%, और ये होता है 45%, जो ठोस वाला भाग है। अब देखो तुम, 45 में भी अगर ये विमाणु की कमी हो जाए फिर भी आदमी देखो
जाने का खतरा होता है। तो ये देखो कि जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड भाग है, जो तरल भाग है, वो है 55%। ठीक है, और समझो ये जो प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है, पहले आप इसे समझो। ठीक है, प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा तुमने देखा होगा कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है भाई, एक्सीडेंट में गहरा घाव हो गया, गहरा घाव होने पर हमें जो है ब्लड के साथ साथ में अंदर से हल्का हल्का पीला पीला सा दिखाई देता है, दिखता है ना पीला पीला सा। वो पीला जो कलर है ना, हल्का पीला कलर, वो क्या है? वो प्लाज्मा है। ठीक है, बहुत ही गहरे घाव में होता है ऐसा। जब गहरा घाव हो जाए और अंदर से तुम्हें ब्लड के साथ में बहता हुआ ये तरल भाग, लिक्विड जो प्लाज्मा है, वो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो इसका कलर होता है, इसका कलर आपको बताया है मैंने, कैसा होता है? हल्का पीला, डार्क पीला नहीं, हल्का पीला, हल्का पीला कलर का होता है। हल्का पीला कलर किसके कारण होता है? एक प्रोटीन का नाम है जिसका नाम है बिलुरिबिन पिगमेंट। क्या नाम है इसका? बिलुरिबिन पिगमेंट। लगभग 22 तरह के पिगमेंट हमारा लीवर बनाता है, जनरेट करता है, जिसमें से एक बिलुरिबिन पिगमेंट भी होता है, जिसका कारण मतलब हल्का कलर होता है पीला प्लाज्मा का। ठीक है, एक ग्रीन कलर भी होता है, बाइल जूस जो पित्तरस बनता है ना भाई, उसका कलर कैसा होता है? हरा, है ना? तो वो भी एक पिगमेंट है जो लीवर बना रहा है। क्या नाम है उसका? विलिवर्डीन पिगमेंट। उसका नाम क्या है? विलिवर्डीन पिगमेंट। तो पित्तरस का जो हरा कलर होता है बाइल जूस का, वो किसके कारण होता है? वो होता है विलिवर्डीन पिगमेंट के कारण। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, इसका कलर हल्का पीला होता है और किसके कारण होता है? बिलुरिबिन पिगमेंट के कारण। बिलुरिबिन पिगमेंट के कारण। यह है रक्त का तरल भाग है, वो मैंने आपको बता दिया है। रक्त का कैसा भाग है? तरल भाग होता है, रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा में क्या नहीं होता? तो प्लाज्मा में होता क्या नहीं है? प्लाज्मा में क्या नहीं होता? तो प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होता, आरबीसी नहीं होता भाई। अगर प्लाज्मा में आरबीसी होगा तो ये रेड दिखेगा फिर। ठीक है, इसलिए रेड नहीं दिखता क्योंकि प्लाज्मा में क्या नहीं होता? आरबीसी नहीं होता। प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होता। फिर प्लाज्मा में होता क्या क्या है? ठीक है, उसको देखेंगे होता क्या क्या है। तो होता क्या क्या है? होता क्या है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे, एक तो जो जल है या पानी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो पानी है वो 90% होता है। पानी कितने परसेंट है? 90%। फिर होता है ग्लूकोज, मात्र 1%। भाई ब्लड में अगर आपसे पूछा जाए ब्लड में कौन सी शुगर होती है, तो ग्लूकोज ही तो कहोगा। ठीक है, पहले ही स्टार्टिंग में बताया था ग्लूकोज होती है। भाई दिखा है अच्छे होता है। अच्छा ठीक है, देखो प्लाज्मा में क्या क्या होता है। एक तो आपको पानी बताया कितने परसेंट है? 90%। इसके बाद में आपका जो होता है, क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोज। ग्लूकोज वो होता है 1%। ठीक है, 1%, जिसके कारण ब्लड हमें हल्का मीठा लगता है। ठीक है, ग्लूकोज। शुगर जो होती है वो मीठी होती है, और ये ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी जनरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, जो हमें एनर्जी देता है वो ग्लूकोज से मिलती है। 1% होता है ब्लड में। इसके बाद में जो हमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन ये होता है कितने परसेंट? 9%। 9% क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन हमारे ब्लड में होती है, समझो, पहले नोट करना बात। इसमें होती है, इसमें कई तरह की प्रोटीन होती है। बस आपने नाम सुना होगा फाइब्रोजिन, लेकिन फाइब्रोजिन के साथ साथ में और भी प्रोटीन होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें लगभग 5 तरह की प्रोटीन है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजिन। इतनी तरह की प्रोटीन होती है हमारे ब्लड में। आपको कौन सी ध्यान रखनी है? जो मेन प्रोटीन है फाइब्रोजिन, वो ध्यान रखनी है। ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है, इनमें से आज तक नहीं पूछा गया कि और कौन कौन सी होती है।
लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि और कौन कौन सी होती है। हमारे ब्लड में फाइब्रोजिन नामक जो प्रोटीन है वो मेन है, ध्यान रख लेना। इसका कार्य क्या होता है? ब्लड क्लॉट जमाना, ब्लड का थक्का जमाना, थक्का जमाना इसका कार्य है। इसका कार्य है ब्लड का थक्का जमाना। कर लिया नोट भाई? अब देखो, अब समझेंगे और समझो। ये जो फाइब्रोजिन है ये क्या करती है? ब्लड के थक्के को जमाने में मदद करती है। आपने एक टेस्ट सुना होगा, डॉक्टर बोलते हैं सीरम टेस्ट का। क्या होगा सीरम टेस्ट? उसमें क्या होता है सुन लो भाई, पहले ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर बोलते हैं कभी कभी रोगी से कि भाई आप अपना सीरम टेस्ट करा के आओ। सीरम टेस्ट में क्या होता है? सीरम टेस्ट में ये होता है कि उसमें जो है अगर हमारा ब्लड क्लॉट जमना बंद हो गया है, मतलब हमारा जो रक्त है, जैसे चोट लगी, चोट लगने पर कभी कभी कुछ रोगियों में ऐसा होता है कि वो ठीक नहीं हो पाती चोट, ठीक है, ठीक नहीं हो पाती। वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? ब्लड का थक्का नहीं रुक रहा। ब्लड का अगर थक्का नहीं रुकेगा, भाई बोलते हो ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, मान चोट लगी तुम्हारे और ऊपर तुमने देखा होगा करंट सा नहीं जम जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, वो है, वो क्या है? वो है रक्त का थक्का, जिससे हमारी चोट सही होती है। फिर कुछ दिन बाद वो अपना आप ही छूट जाता है ना, तो चोट सही हो जाती है। अब ये क्या है? इसमें अगर फाइब्रोजन की कमी हो जाती है शरीर में, ये क्या कर रहा है? ब्लड का थक्का जमा रहा है। अगर रोगी के चोट लगेगी तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी जो रोगी है वो डॉक्टर के पास में जाएगा, डॉक्टर उसे सीरम टेस्ट लिखता है, सीरम टेस्ट करा जाओ। सीरम टेस्ट में होता क्या है? सीरम टेस्ट में ये चीज चेक करनी होती है कि इसकी जो वो है, इसका जो प्लाज्मा वाला भाग है, उसमें ये चेक करना होता है कि इसमें जो प्रोटीन है, और प्रोटीन में भी जो मेन प्रोटीन है फाइब्रोजिन, वो जम भी रहा है, वो मतलब है भी या नहीं है, इसकी कमी है या इसकी अधिकता है, ठीक है। तो इसकी कमी अगर हो जाती है तब लिखता है डॉक्टर सीरम, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या चेक करने के लिए? फाइब्रोजन को चेक करने के लिए, क्योंकि इसी की कमी से, भाई ये तो रक्त का थक्का जमा रहा है, अगर इसी की कमी हो जाएगी तो चोट रोगी की ठीक नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? इसलिए सीरम टेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये कर लिया नोट। अब चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब पढ़ेंगे हम आरबीसी। आरबीसी, अच्छा पहले प्लाज्मा के कार्य लिख लो भाई। इसके कुछ कार्य और बता देता हूं कि इसके कार्य क्या है। हमने जान लिया कि इसमें क्या नहीं होता, क्या होता है। अब प्लाज्मा के कार्य और लिख लो। प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य क्या क्या है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कार्य लिखेंगे। यह रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, यह रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। यह रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो दूसरा है कोशिका तथा अंगों तक ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है। यह रुधिर के पीएच मान को नियंत्रित करता है। ये काम है भाई प्लाज्मा के, ये कार्य है। प्लाज्मा रुधिर को जमाने में मदद करता है, क्योंकि होता ही इसमें फाइब्रोजिन तो मेन तो इसमें ही है।
ठीक है। रुधिर कोशिका के अंगों तक ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। कोशिका कैसे जीवित होती है, उन्हें भी तो कुछ चाहिए भाई, तो ग्लूकोज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है ना, कोशिकाओं तक। यह रुधिर के पीएच मान को नियंत्रित रखता है। रुधिर का पीएच कितना, 7.4, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा या कम हो गया तो खून का पानी बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, प्लाज्मा। अब हेडिंग डाल लेंगे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं भाई, ठीक है। कभी कभी इसका नाम पूछा जाता है, कभी नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आरबीसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से। इरिथ्रोसाइट सबके अपने अपने नाम है, डब्ल्यूबीसी का भी है, प्लेटलेट्स का भी है, तो साथ के साथ में बताते चलेंगे। बताओ ये सेल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ये भी ध्यान रख लेना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। हिंदी में लिखना चाहे, है ना, साइटोलॉजी लिखा जाएगा। देखो जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट, इसे लाल रक्त कणिका भी कहते हैं। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता है, ठीक है। आरबीसी नाम से पता चल रहा है, लाल रक्त कणिकाएं। जो मेल में होती है, जो मेल में होती है यानी कि जो पुरुष में होती है, वो 4.5 से 5.5 इतनी होती है, मिलियनों में, इसमें मिलियनों में कितनी होती है, 4.5 से 5.5। और फीमेल में होती है, फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन, 4 से 4.5 मिलियन। ध्यान रखना, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। और ध्यान रखो, जिसमें केंद्रक नहीं होगा ना तो उसमें क्या होगा, डीएनए होगा, और ना ही उसमें क्या होगा, आरएनए होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जिसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियर नहीं होता, उसमें ना तो डीएनए होता है और ना ही आरएनए होता है। बस इसका एक अपवाद लिखवा रहा हूं, एक्सेप्शन केस है, अपवाद। जो ऊंट होता है, ऊंट, लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। और ये अपवाद ही पूछा गया अब तक बस कि बताओ ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता। तो आरबीसी में इसके में केंद्रक पाया जाता है, बाकी में किसी में नहीं। और एक बात और ध्यान रखना भाई, जो आरबीसी होती है, आरबीसी वो छोटी कोशिका है। कैसी कोशिका है, छोटी कोशिका। और इसके बाद जो आपको ये डब्ल्यूबीसी है, ये साइज में कैसी है, बड़ी कोशिका है। कैसी है, बड़ी कोशिका। आरबीसी छोटी कोशिका है और डब्ल्यूबीसी बड़ी कोशिका है। साइज में बता रहा हूं भाई मैं, साइज में। तो साइज में अगर हम लिखना चाहेंगे तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी है भाई, है ना, डब्ल्यूबीसी। इसके बाद में फिर हम लेंगे आरबीसी को, और इसके बाद में फिर हम लेंगे प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स, ठीक है। और जिधर की तरफ इसका मुंह खुला होता है ना, आपको बता रखा होगा, जिधर की तरफ का मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ये है साइज में, ध्यान रख लेना। अगर क्वांटिटी में कहे, क्वांटिटी मतलब संख्या, तो संख्या में फिर होती है आरबीसी, आरबीसी के बाद में फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स।
नहीं आरबीसी प्लेटलेट्स, तो संख्या इसकी प्लेटलेट्स की ज्यादा होती है, प्लेटलेट्स। और फिर होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है जी, ये प्रोसीजर है इसका। और ये कई बार आया हुआ है कि बताओ क्वांटिटी में क्या है और साइज में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसकी संख्या बता दी मैंने, देख लो आरबीसी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ये समझ लो आरबीसी की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी का जो कलर होता है ना लाल, आरबीसी का कलर लाल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, के कारण होता है, ये भी लिख लेना। आरबीसी का जो कलर दिखता है वो लाल, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी गोलाकार की होती है, आरबीसी गोलाकार। इसका साइज जो होता है आरबीसी का, आरबीसी कैसी होती है? गोलाकार होती है, गोलाकार होती है, मतलब राउंड शेप की होती है आरबीसी, गोलाकार होती है, इस तरीके की होती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये कैसी होती है? आरबीसी गोलाकार होती है, राउंड शेप। बताओ भाई, जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? ब्लड लिख लो इसे भी, अस्थि मज्जा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा क्या होता है भाई? अस्थि मज्जा को बोलते हैं इंग्लिश में बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं बताओ? ये जो ब्लड इकट्ठा होता है ना, ब्लड बनता है, जो हड्डियों का बड़ी बड़ी, ऐसे नहीं, देखो टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206, है ना। मानव में अस्थियों की संख्या, अस्थियों भी पूछ सकता है आपसे, आपसे बोन्स भी पूछ सकता है, आपसे हड्डियों की संख्या भी पूछ सकता है। तो टोटल कितनी? 206। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें 208 होती है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसमें 206 हड्डियां होती है, और 206 में 150 से 160 हड्डियां ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं, जैसे हाथ की होगी, पैर की होगी, है ना। ये कैसी हैं? ये बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। और ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं तो उनके बीच का जो खोखला भाग है, उनके बीच का खोखला भाग, उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, और वहां पर ब्लड बनता है। समझ में आ गई बात? तो ब्लड वहां बनता है, तो ध्यान रखना। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो इसका जो वो होता है जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, का जीवन काल होता है 90 से 120 दिन, 90 से 120 दिन। इसके बाद में मृत हो जाती है। ठीक है, अब देखो इससे एक क्वेश्चन हो रहा है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बात जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है, ये सबको पता है। लेकिन इसके बाद की बात बता रहा हूँ, 90 से 120 दिन जीवन काल बताया है। अब इसके बाद में ये बताओ, कोई आरबीसी है, उसका कार्यकाल हो गया 90 दिन पूरा या 120 दिन पूरा हो गया, इसके बाद में वो क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी ना, तभी तो इसका जीवन काल देती है 90 से 120 दिन। अब ये जब मृत होगी तो ये कहीं ना कहीं तो जाती होगी भाई, है ना, कहीं ना कहीं तो जाती होगी। तो ये दो जगह जाती है, एक तो जाती है लीवर के पास में, लीवर को हम यकृत कहते हैं, क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। दूसरा जाती है ये प्लीहा के पास में, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन। ठीक है, तो ये दो जगह जाती है। अब ये जब लीवर के पास में पहुंचती है तो लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये पुनरुत्थान वाली ग्रंथि है, मतलब इसमें इतनी क्षमता है कि ये खुद से भी ठीक हो सकती है, ठीक है, बिना दवाई के। ये लीवर ऐसा भाग है, आपको पता है भाई लीवर के बारे में, अगर आप यकृत भी ना जानते हो तो लीवर आप सभी जानते हैं। लीवर हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। लीवर में अगर कुछ कमी आ जाए, ठीक है, अगर कुछ कमी आ जाए तो हमें भूख लगनी बंद होगी, सबसे पहले बात ये है, ठीक है। और मैंने एक रोग बताया था, क्या नाम है उसका? पीलिया। तो पीलिया रोग में ये यकृत ही प्रभावित होता है हमारा, है ना,
हमारा यकृत जो है, जो लीवर है, वो प्रभावित होता है, जिससे हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। कई तरह के पीलिए भी होते हैं, काला पीलिया भी है ना, पीला पीलिया भी है। तो काले पीलिए से तो बहुत लोगों की मौत भी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये जो पीला पीलिया है, ये किसको प्रभावित करता है? लीवर को। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बड़ी ग्रंथि पूछे, देखो सबसे बड़ी ग्रंथि तो सबको पता है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है ना। कुछ एडवांस सीखना है तुम्हें, और कुछ एडवांस जब ही सीख पाओगे जब आप ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, रटने से नहीं कि वन लाइन में रटली है ना। कब तक याद रहेगी? जब आप डिटेल में अपने आप के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर लेके सोचोगे ना, तो ये कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है दूसरी बड़ी ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें जो है ये जाती है इसके पास में। तो ये ऐसा भाग है जो आरबीसी को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। ये लीवर। इसके बाद में जो प्लीहा के पास में पूछती है, वो जीवित नहीं होती, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। लिख लिया भाई? बोलो। नेक्स्ट लिखेंगे आरबीसी के कार्य। आरबीसी के कार्य, आरबीसी के कार्य। सबसे पहला लिखेंगे आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। दूसरा, अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रखता है। अपने साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स रखता है। मतलब देखो, जो हमारा ब्लड है, ये रहा ब्लड Hb, ठीक है, हमने मान लिया 4 मॉलिक्यूल्स इसके पास में होंगे ऑक्सीजन के, O2, O2, O2 और O2, इस तरीके से।